एक्सेल की तरफ मूव कर जाता हूँ। ठीक है? तो ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, होपफुली रिकॉर्डिंग हो जाए, क्योंकि वो कभी-कभार ये होता है कि रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फिर वो जब रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाती तो वो डाउनलोड नहीं हो पाती। तो लास्ट 2 टाइम्स यही हुआ था कि रिकॉर्डिंग डाउनलोड नहीं हो सकी थी। तो फर्स्ट सबसे पहले वाले सेशन में हमने ईमेल्स की सेटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था कि व्यू के अंदर ये सेटिंग्स होती हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ तरीके से अपने जो इनबॉक्स है उसको सेट कर सकते हैं। हम फोकस या अनफोकस कर सकते हैं। हम अपने लिहाज से इसको मैसेज के प्रीव्यू को सेट कर सकते हैं। हम अपनी कैटेगरीज अपने लिहाज से डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने लिहाज से ये रीडिंग पेन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको राइट पे कर सकते हैं, इसको बॉटम पे कर सकते हैं और इसको मतलब मुख्तलिफ तरीके से इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह टू डू बार को हम प्लेस कर सकते हैं, पीपल पेन लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा फिर हमने ये रिमाइंडर विंडोज़ को डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि कॉलम्स वगैरह ऐड करने हो, वो कैसे कर सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि हम अगर मैसेजेस वगैरह को हमने सॉर्ट करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो फ़ोल्डर्स कैसे क्रिएट करने हैं, रूल्स कैसे क्रिएट करने हैं और अपनी ईमेल्स को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज़ मैंने शेयर की थी कि अगर आपने ईमेल करनी हो तो आपने हमेशा जो सब्जेक्ट है उसको सेम रखना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि सब्जेक्ट आपका सेम हो और आप जिस ईमेल पे रिप्लाई कर रहे हो वो सेम सब्जेक्ट के साथ रिप्लाई कर रहे हो। कभी-कभार ये होता है आपको कोई ईमेल चेन की ईमेल आई होती है, आप रिप्लाई करने लगते हैं, तो उसके बाद भी कोई ईमेल आई होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ये वाली ईमेल दिखाऊँ, ठीक है? इसके बाद भी कोई ईमेल इसके ऊपर आई होगी, ठीक है? तो यहाँ पे वो एक बार बन जाती है जिसके अंदर वो बता देता है कि भई यू आर नॉट रिस्पोंडिंग टू द लेटेस्ट मैसेज इन द कन्वर्सेशन। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप के सामने जो लेटेस्ट मैसेज आया होता है उस वो आ जाता है सामने और फिर उस आपने रिप्लाई करना होता है तो उस मैसेज के ऊपर आप रिप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह के फिर मैंने सारे ट्रिक्स डिस्कस किए थे जो हमारे सामने आए थे और हमने जो लोगों के क्वेश्चंस थे उनको हमने बताया था। इसी तरह मैंने मीटिंग बुक करना सिखाया था कि मीटिंग कैसे कर सकते हैं और अगर हम कैलेंडर पे मार्क करना हो, अपने कैलेंडर को किस तरह मैनेज करना हो, वो सारा मैंने अ, कुछ बता दिया था। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो साथ-साथ कवर हो जाएँगी जब हम साथ-साथ चलते रहेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं एक्सेल की तरफ, ठीक है? अब एक्सेल एक ऐसी टूल है जो अपने खुद में बहुत ज़्यादा एडवांस टूल है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और एक्सेल बंदा तभी सीख सकता है जब वो खुद एक्सेल के साथ पंगे करेगा और वो खुद जो है ना एक्सेल के अंदर डिग डाउन करेगा। वो जब तक खुद जाके चीज़ों को सीखना नहीं शुरू करेगा और जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसको जाके एक्सप्लोर नहीं करेगा। जाके कहीं से जो उसके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, सबसे अच्छी रिसोर्स गूगल है। आपने कोई भी काम करना है, गूगल के ऊपर वो सर्च करें कि यार ये काम कैसे हो सकता है, ठीक है? उसका आपको बेस्ट प्रैक्टिस मिल जाएगी। कुछ ऐसे काम होते हैं जो 1 सेकंड में 1 फ़ॉर्मूले से काम हो सकते हैं, पर ऑर्गनाइज़ेशन में वो काम 2-2 3-3 दिन लगा के लोग मैनुअली करते हैं, ठीक है? तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम काम कर रहे हों तो अगर हमें क्लिक करता है कि ये काम आसानी से हो सकता है, तो हम वो सर्च कर लें एक दफ़ा या किसी से डिस्कस कर लें यार इसका कोई आसान तरीका है। अगर कोई आसान तरीका निकल सकता है तो उस आसान तरीके को करके फिर वो हम कर सकते हैं क्योंकि एक्सेल एक ऐसी एडवांस चीज़ है जिसके अंदर सब कुछ पॉसिबल है। लोगों ने इसके ऊपर गेम्स बनाई हुई हैं, इसके ऊपर ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जो बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता और हम लोग जो है सिर्फ़ उसको सिंपल टूल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो एक्सेल के अंदर मैंने आज बताया था कि हम कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल सिंपल फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े एडवांस फंक्शन की तरफ चल जाएँगे। तो सबसे पहले जो एक्सेल का जो होम में है, इसको हम कवर कर लेते हैं। होम के अंदर क्या-क्या ऑप्शन आ रही हैं, ये ऑल्दो कि हमें लगता है कि हमें सारी ऑप्शंस आती हैं, ये आसान है, पर ये इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, जैसे कि सबसे फर्स्ट ये जो पेस्ट वाली ऑप्शन होती है, हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अगर हम कोई भी चीज़ कॉपी या पेस्ट करते हैं, तो हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते। जैसे कि ये एक इतनी सी मैं ये 4 लाइनें मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इनको यहाँ पे पेस्ट करने के लिए ना मेरे पास कोई 10 से 15 ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर वो मैं 10 से 15 ऑप्शंस नहीं यूज़ कर रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पेस्ट ऑप्शन में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी आपने शॉर्टकट सीखना है, कीबोर्ड आप कहते हैं कि मैं कीबोर्ड से काम करना है, तो आपको ऑल्ट का बटन आपके लिए बेस्ट है। आपने कोई भी किसी भी चीज़ का
शॉर्टकट सीखना है, आपने ऑल का बटन दबा के आपके पास ये बार आ जाएगी, ठीक है। तो इस ऑल के बटन के साथ आपके पास जब ये नंबर्स आ जाएंगे ना, तो आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने होम में कोई चेंज करनी है, तो मैं एच का बटन दबाऊंगा, तो मैं होम के जरिए ना मैं इन सारी ऑप्शंस में आ जाऊंगा। अब वो मुझे बताएगा कि अगर मैंने इधर किसी ऑप्शन में जाना है ना, तो अब मैं ये वाले बटन इनमें से कोई भी प्रेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब पेस्ट का, मैंने कहा था कि सबसे पहले हम पेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो मैं पेस्ट की ऑप्शन में जाता हूँ ना। अभी पेस्ट के अंदर भी ये तकरीबन कितने, ये 15 से 20 ऑप्शंस आ रही हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हर ऑप्शन जो है एक डिफरेंट तरीके से पेस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल पेस्ट करता हूँ ना, तो उस टेबल को जैसे वहां पे है वैसे यहाँ पे पेस्ट कर देगा, ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग समेत। अगर मैं कहता हूँ ना कि सिर्फ फॉर्मूलाज पेस्ट करें, तो यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला लगा होगा ना, तो वो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देगा, ठीक है। ठीक है, अगर इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, फॉर्मूला और उसके साथ जो उसकी फॉर्मेटिंग थे ना नंबर्स की, वो भी पेस्ट करे, तो वो नंबर की फॉर्मेटिंग भी पेस्ट करेगा। अगर मैं उसको कहता हूँ कि पेस्ट कर दे, पर जो जिस जगह से मैं कॉपी कर रहा हूँ, उधर की जो फॉर्मेटिंग है ना वो इधर पेस्ट कर दे, तो फिर वो कीप के वाला बटन दबाऊंगा, जिसके अंदर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग चल जाएगी। इस तरह एक ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, नो बॉर्डर्स, कि मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है पेस्ट तो कर दे, पर अगर कोई बॉर्डर शॉर्डर लगे है ना, वो खत्म कर दे। ठीक है, बॉर्डर जो टेबल के ऊपर आपने लाइंस नहीं लगाई होती, ठीक है, जो बीच में आ रही होती हैं, वो सारी इसमें बॉर्डर्स के अंदर आ जाती हैं। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग प्लस विड्थ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हम यहाँ एडवांस जगहों पे काम कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हमने अपने टेबल्स की सेटिंग इस तरह की होती है कि वो एक्यूरेट स्पेसिंग हुई होती है, और आप कहते हैं कि यार मैं एक्यूरेट स्पेसिंग के साथ पेस्ट करूं, तो आप फिर ये डब्ल्यू का बटन दबाएंगे, ऑल्ट एच वी, डब्ल्यू के जब ऑप्शन में जाएंगे ना, तो आपके पास ये जो पेस्ट भी होगा वो एक स्पेसिफिक स्पेस में होगा। जैसे कि आप कॉलम डी में देख रहे हैं कि कॉलम डी में मैंने ग्रुप को थोड़ा बड़ा किया हुआ है, तो वो उसी जितना वहां पे साइज का पड़ा हुआ है, वो उतने साइज का ही यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। और फिर यहाँ पे एक और है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की ऑप्शन को मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी चीज है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर एक वैल्यू पेस्ट होता है। वैल्यू पेस्ट की ऑप्शन सबसे ज्यादा नॉर्मली यूज होती है। वैल्यू पेस्ट की ऑप्शन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करते हैं। कोई भी फॉर्मेटिंग होगी, कोई भी फार्मूला होगा, कोई भी चीज उसके अलावा होगी, वो सारे के सारों को खत्म कर देगी। तो सबसे ज्यादा जो मैं अपने पास बताऊं, तो मुझे सबसे ज्यादा ना वैल्यू पेस्ट अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर ना ना मुझे फार्मूला पेस्ट करना पड़ता है, ना कोई फॉर्मेटिंग वगैरह का चक्कर होता है। मेरी जो जिस जगह मैं पेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह सेम रहती है। इस तरह वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, अगर आपने कहते हैं कि मैं वैल्यूज पेस्ट करूं, अगर मैंने उसको किसी नंबर फॉर्मेटिंग में रखा हुआ है, तो वो नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर पेस्ट हो जाए। इसी तरह फिर वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, ठीक है, वो वैल्यू पेस्ट करेगा, साथ जो सोर्स की फॉर्मेटिंग है वो भी उठा लेगा। नंबर के अंदर सिर्फ जो आपकी करेंसी होगी, करेंसी की वैल्यू होगी, या नंबर को आपने जिस फॉर्मेट में रखा होगा उसी फॉर्मेट में पेस्ट होगा। नीचे आर की ऑप्शन है। आप कहते हैं कि मैंने वैल्यूज नहीं पेस्ट करनी, मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, तो आप फॉर्मेटिंग पेस्ट कर दें। ठीक है, आप कहते हैं सिर्फ और सिर्फ उस जगह का लिंक पेस्ट कर दे, वो वैल्यूज ना पेस्ट करे। ठीक है, ये कैसे हो रहा है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको एफएक्स वाले बार में लिखा आ रहा है अकीड, ये मंथली प्रॉफिट रिपोर्ट जो मैंने खोली हुई है, और उसके आगे वो बता रहा है कि इसकी रो A3 से लेकर आगे रो इफ D14 तक वो पेस्ट कर देगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एज ए इसको पिक्चर पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये मैं यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये एज अ पिक्चर पेस्ट हो रहा है। ये पिक्चर के तौर पे पेस्ट होगा, और इसकी वैल्यूज जो होंगी ओरिजिनल फाइल के साथ लिंक होगी, जहाँ पे ये वैल्यूज पड़ी होंगी, वहां पे कोई वैल्यू चेंज होगी तो वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। इस तरह ये जो लास्ट वाली है लिंक्ड पिक्चर, ये नॉर्मल पिक्चर होगी, जो यू वाली पिक्चर है उसके अंदर खाली ये वैल्यू पेस्ट हो जाएंगी और एज अ पिक्चर के तौर पे पेस्ट हो जाएंगी। इसको कोई बंदा चेंज नहीं कर सकेगा। जब इसको हम लिंक्ड पिक्चर करेंगे ना, तो ये एक पिक्चर के तौर पे पेस्ट होगी, और इसके बैकएंड पे कोई भी बंदा वैल्यू चेंज करेगा ना, तो वो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैं ये इनमें से कुछ ऑप्शंस आपको दिखाता भी हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी शीट पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये वाली सारी वैल्यूज कॉपी करता हूँ, अब ये देखें ये पाउंड के अंदर है, ठीक है। मैं इसको वैल्यू पेस्ट करता हूँ, तो ये सिर्फ वैल्यूज आ गई हैं, ये देख रहे हैं। अब मैंने वी की ऑप्शन करते हुए इसको पेस्ट किया, तो ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज उसने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं।
उससे ये अब देख रहे हैं कि ये इसकी डिफरेंट सेटिंग हुई है, कोई आगे पीछे जा रही है, कोई पीछे जा रही है, तो ये ऑप्शन इस जगह पे पेस्ट करने के लिए ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसको मैं अनडू कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको उसकी फॉर्मेटिंग वैल्यू पेस्ट करनी है मैंने, ठीक है। दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट पे जाऊंगा, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट करनी है और इसकी वैल्यूज भी पेस्ट करनी है, और मैं कहता हूँ कि वहां का जो है ना सारा का सारा खाता आ जाए, तो मैं ऑल्ट एच वी आगे ई का बटन दबाऊंगा। तो जब ई का बटन दबाऊंगा ना, तो ये देखें उसने पाउंड का साइन भी पेस्ट किया है, और जो फॉर्मेटिंग थी वो भी पेस्ट की है उसने, सारी की सारी पेस्ट की है। देख रहे हैं ये पाउंड का साइन भी पेस्ट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो उसकी ओरिजिनल फॉर्मेटिंग थी, मतलब कि जो उसकी कलर स्कीम थी, जो उसका टेबल की अंदर मैंने किसी को बोल्ड किया हुआ था, किसी को मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ था, या किसी को मैंने हाईलाइट किया, तो वो सारा का सारा उसके अंदर पेस्ट हो गया। इसको अनडू किया है, अब दोबारा मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ऑल्ट एच वी। अब जो ये ए वाली ऑप्शन थी, ए वाली ऑप्शन में दिखाया तो मैं ए वाली ये जो बीच वाली पेस्ट वैल्यूज की वाली ऑप्शन है, ए वाली मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर देखें जो नंबर्स है ना, खाली ये वाले नंबर्स, ये वाले, इनकी फॉर्मेटिंग वो जो है ना वो पाउंड के अंदर थी तो उसने पाउंड के अंदर ही पेस्ट की है, देख रहे हैं। और ये अगर परसेंटेज के अंदर था तो इसने उसको परसेंटेज के अंदर ही पेस्ट किया होगा, पर ये वहां पे भी परसेंटेज के अंदर नहीं है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये अ, इसका तरीका हो गया। अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फार्मूलाज कॉपी कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये वाले यहाँ से मैं 6 वैल्यूज कॉपी कर लेता हूँ पहले, ताकि ये 6 वैल्यूज वहाँ पे कॉपी हो जाए, और उसके बाद मैं फार्मूला की पेस्टिंग दिखाता हूँ कि फार्मूला की पेस्टिंग कैसे सक्सेसफुल होगी, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है, फॉर्मेटिंग के तौर पे। अब मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे मैं फॉर्मूले खाली कॉपी करूँ और वहां पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। ये फार्मूलाज लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके सिर्फ फार्मूले अब पेस्ट करूंगा इसी कॉलम एम एन ओ पी के अंदर, ऑल्ट एच वी। अब मैंने फार्मूलाज, अगर खाली सिर्फ फार्मूलाज पेस्ट करनी है तो मैं एफ का बटन दबाऊंगा तो वो सिर्फ फार्मूलाज पेस्ट कर देगा, पर वो क्योंकि रेफरेंस वहां पे ज्यादा है, तो इसलिए उसने जो है रेफरेंस का एरर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे वो रेफरेंस है ही नहीं है। देख रहे हैं वो रेंज 59,000 तक है, और यहाँ पे वो 59,000 तक नहीं है, इसलिए उसने रेफरेंस का एरर दे दिया है, ठीक है। उसको सेम साइज का भी होना चाहिए ताकि वो उसकी रेंज के ऊपर वो गड़बड़ ना करे। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ यही फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ऑल्ट एच वी एफ। तो उसने फॉर्मूला एक पेस्ट कर दिया, ये देखें वहां पे कॉलम पी और ओ और एन एम को करा था, यहाँ पे उसने वो फॉर्मूला उसको दो कॉलम्स के साथ डिफरेंट करके पेस्ट कर दिया है। इसको मैं ये इस वाले रिलायंस प्रॉफिट वाले टैब में पेस्ट करके दिखाता हूँ जहाँ कैसे ये पिक करेगा, ऑल्ट एच वी एफ। उसने ये देखें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, और उसने एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसके नीचे टैब में मैं यही फॉर्मूला कॉपी करके दोबारा पेस्ट करके दिखाता हूँ, ऑल्ट एच वी अदर ऑप्शन के साथ, जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि उसकी जो नंबर की फॉर्मेटिंग थी वो भी उठाए, और साथ साथ जो फॉर्मूला है वो भी कॉपी करें, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, ऑल्ट एच वी, सॉरी, ऑल्ट एच वी ओ का बटन दबाऊंगा तो ये देखें उसने ये परसेंटेज के साथ उसको पेस्ट किया है, ठीक है। तो ये जो ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं ये आपको पेस्ट की ये आपके काम आ जाएंगी। अब एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है ट्रांसपोज की। मैं किसी भी चीज को कॉपी करता हूँ, मैं किसी भी चीज को कॉपी करता हूँ और मैं इसको एक, फॉर एग्जांपल ये अभी हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ एज ए वर्टिकल रो, तो मैं इसको ट्रांसपोज की ऑप्शन के साथ पेस्ट कर सकता हूँ। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ऑल्ट एच वी, और यहाँ पे देखें ये ट्रांसपोज की ऑप्शन थी ये टी वाली, ठीक है। तो मैं जब इसको एज ए टी पेस्ट करूंगा तो ये ट्रांसपोज पोस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रांसपोज की ऑप्शन काफी हमें हैंडी पड़ती है उन जगहों पे जहाँ पे डाटा हमारा जो होता है वो ये हॉरिजॉन्टल में हो और हमने वर्टिकल में पेस्ट करना हो, या अगर वो वर्टिकल में हो, जैसे कस्टमर्स हैं ये वर्टिकल में हो और हमने इनको
एज ए हॉरिजॉन्टल पेस्ट करना हो तो हम इसको ऑल्ट एच वी टी करते हैं, तो ये एज ए हॉरिजॉन्टल पेस्ट हो जाएंगे। तो जो ट्रांसपोज की ऑप्शन होती है ये बहुत ज्यादा हैंडी यूज होती है और ये हमारे बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, पेस्ट की ऑप्शंस हमने देख ली। ठीक है कि पेस्ट के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होती हैं, पेस्ट स्पेशल की भी ऑप्शंस होती हैं। इसके अंदर हम एज ए फॉर्मूलाज वैल्यूज वो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर फॉर एग्जांपल हमें दो वैल्यूज हैं उनको एज एन एडिशन पेस्ट करना है तो तब भी वो हम ऐड का बटन दबा के पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो उनको सब्ट्रैक्ट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज की भी ऑप्शन यहाँ पे दोबारा आ रही है। अगर हम कहते हैं कि यार इसके अंदर ना कोई ब्लैंक आ रही हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू ब्लैंक आ रही है, ठीक है, और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं इनको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ यार ये ब्लैंक वैल्यू यहाँ पे पेस्ट ना करे, बाकी सारी वैल्यू पेस्ट करे, तो मैं इसके पेस्ट के ऑप्शंस में जाऊंगा, पेस्ट सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे स्किप ब्लैंक करूंगा तो उसने सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज पेस्ट करनी है जो ब्लैंक नहीं है। यहाँ पे क्योंकि ये इसकी फॉर्मेटिंग हुई है इसलिए उसने इसको ब्लैंक नहीं कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ, तो तब ये ब्लैंक ऑप्शन की वैल्यूज को स्किप कर देगा। ऑल्ट एच वी एस, ठीक है, स्किप ब्लैंक, और वो ब्लैंक की जो वैल्यूज होंगी वो स्किप कर देगा। पर यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेटिंग हुई हुई है और ये एक टेबल की सूरत में आ रहा है तो इसलिए वो ब्लैंक वैल्यूज को यहाँ पे पेस्ट कर रहा है, वरना नॉर्मली जो है वो कर देता होता है। एच ई एफ, सही है। अब मैं कर लॉग आना शुरू करता हूँ, लॉगिंग में करेंगे। ये हमने पेस्ट की ऑप्शन ज्यादातर कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम ये फॉर्मेट पेंटर्स ये एक बड़ी अच्छी टूल होती है, ये वर्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आती है और उसके अंदर भी बड़ी काम आती है। फॉर्मेट पेंटर से किसी भी रो का हम फॉर्मेट उठा के किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जिस जगह मैंने फॉर्मेट पेस्ट करना है वहां पे मैं सिलेक्शन करूंगा और वहां पे पेस्ट कर दूंगा तो ये फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये देखें जैसे कि मैंने वहां पे फॉर्मेट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि सिर्फ इस वाली वैल्यू का फॉर्मेट नीचे पेस्ट हो तो मैं सिर्फ इस वाली का भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो है ये परसेंटेज में, फॉर एग्जांपल इसको मैं परसेंटेज में वैल्यू कन्वर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बाकी सारी भी परसेंटेज में हो जाए तो मैं इस फॉर्मेट पेंटर के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज को मैंने करना होगा वो फॉर्मेट करूंगा तो वो सारी की सारी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगी, जैसे कि अभी आपने देखा कि सारी की सारी परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई हैं। फॉर्मेट पेंटर की इसलिए ये ऑप्शन काफी ज्यादा काम की होती है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट पेंटर किया तो ये अब ये उसी जो दूसरी वाली फॉर्मेटिंग थी उसमें चलेगा। लेट जॉइन ठीक है, के समझा में ना तो जादू। माया आपका माइक मेरे ख्याल से ऑन है। सही हो गया। अच्छा, ये फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन होगी थी। फिर ये टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट को किसी भी राइटिंग में कर सकते हैं, पर जो बेस्ट टेक्स्ट है जो यूज होते हैं नॉर्मली कैलिबरी होता है। ठीक है, जो डिफॉल्ट होता है इसका माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा टाइम्स ये यूज होती है, एक होती है गौतम के इस तरह की जो यूज होती है उसके अंदर कौन सी ऑर्डर फॉर्म डिलॉयट में मेरे ख्याल से यूज होती है। यहाँ पे कौन सी है यहाँ पे तो गैरामोंड ये वाली एक वो यूज करते हैं। गैरामोंड होती है और एक और जी से बनती है, वो उसका नाम अभी इसमें वो शो नहीं हो रही। वो भी जो है ऑडिट फर्म्स यूज करती होती हैं क्योंकि ये वो ज्यादा बेहतर तरीके से डाटा वो राइटिंग को प्रेजेंट करती है। तो तरीका ये होता है कि आपने अपनी सारे जो शीट है उसकी राइटिंग को सेम करना हो ना, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये बार बनी है इसको सिलेक्ट करें, या तो कंट्रोल ए का बटन दबाएं जिससे पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे जाके सिंपल माउस से क्लिक कर लें तो आप पूरी शीट की एक ही किस्म की राइटिंग कर सकते हैं। आपकी शीट की राइटिंग एक ही फॉर्मेट में हो तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि फिर वो उससे पता चलेगा कि आपने सेम आपने राइटिंग यूज की हुई है और आपका जो
प्रोफेशनलिज्म का पता चलेगा। वरना नॉर्मली जो लोग होते हैं ना, उन्होंने एक राइटिंग को कैलिब्री किया होता है, दूसरे को उन्होंने एरियल किया होता है, तीसरे वाले को उन्होंने वो टाइम्स किया होता है, और चौथे वाले को उन्होंने कोई कॉमिक सेंस का डाला होता है, जिसकी वजह से ना उनकी राइटिंग अजीब गड़बड़ लग रही होती है, और बंदा कहता है यार ये क्या, ये तो बच्चा सा है, इसने पता नहीं क्या क्या फनकारियां मारी हुई हैं। तो आपके प्रोफेशनल, क्योंकि हम ज्यादातर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, तो हमारी राइटिंग पूरे डॉक्यूमेंट्स की सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसको डिफरेंट तरीके में नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो आपकी है, ये वाली जो ऑप्शन है, जिससे आप टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो टेक्स्ट की स्पेसिंग है, वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। वो इस तरह की होनी चाहिए कि अगला बंदा पढ़ सके, ठीक है। उसको ये टेक्स्ट पढ़ने में आसानी हो। ये देखें कि मैंने जो टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इसको पहले फॉर्मेट को मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। आपका जो टेक्स्ट है ना, वो पढ़ा जा रहा हो, एक्यूरेट स्पेसिंग हो, ठीक है। उसको एक बड़ा लिखा हो, हर चीज पढ़ी जा रही हो। तो इसलिए जो आपका जो साइज है, वो बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे मैंने 10 साइज रखा हुआ है। तो ये अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को टीम्स की थोड़ी स्क्रीन छोटी होती है, तो आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा। तो इसको मैं जूम इन करके दिखाऊं, तो ये एक्यूरेटली हर बंदा पढ़ सकता है। क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, वो थोड़े ओल्डर लोगों को जा रही होती हैं। उनकी आई साइट का प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादा छोटी चीज़ें पढ़ नहीं सकते। तो कुछ लोग ना इतने साइज़ की उनको रिपोर्ट बना के भेज देते हैं, ताकि हमारा जो सारा डाटा है ना, वो एक ही पेज पे आ जाए। उनका डाटा तो सारा एक पेज पे आ जाता है, पर प्रॉब्लम ये होती है, जो आगे बंदा बैठा होता है ना, उस बेचारे को बहुत, उसकी एक तो नज़र बहुत कमज़ोर होती है, तो उसने फिर उसको इस साइज़ में करके देखना होता है। ठीक है, तो जब वो इस साइज़ में करके देखता है ना, तो वो फिर उसको आधी चीज़ें समझ आ रही होती हैं, आधी नहीं आ रही होती। क्योंकि आपने इसको साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा करके रखा होगा, तो ये वाली वैल्यूज़ जो है ना, आधी ज़्यादा हाइड हो जाएँगी। वो फिर बार-बार इनको डबल क्लिक करके इनको खुला कर रहा होगा, ताकि उसको रीडेबल बन रहा हो। तो आपका जो साइज़ है, वो एक रीडेबल होना चाहिए, प्लस उसको जो है इस तरह का होना चाहिए कि अगला बंदा आसानी से पढ़ सके, और उसको खुद से कोई चीज़ चेंज ना कर सके। और ख़ास तौर पे मैं ये बताऊँगा, जो आपकी वैल्यूज़ होती है ना, वो सारी की सारी, जैसे ये वैल्यूज़ आ रही हैं, सेल्स वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, रियलाइज़्ड प्रॉफिट और परसेंटेज, इन सारों को ना एक साइज़ का होना चाहिए। तो एक साइज़ का करने के लिए ना, यहाँ पे एक ये फॉर्मेट वाला है, ठीक है? या मैं वो जो मैंने पहले ऑल्ट वाला तरीका था, उससे बता देता हूँ। ऑल्ट एच में जाएँगे, तो ये ओ से फॉर्मेटिंग आती है। ओ की फॉर्मेटिंग में जाएँगे ना, तो आप रो की हाइट एक लेवल जितनी सेट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रो की हाइट को 15 कर देता हूँ। तो ये जो रो की हाइट है, ये चेंज हो गई है। इसी तरह मैं इसी के ज़रिए कॉलम की विड्थ भी सेट कर सकता हूँ। मैं ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू करूँगा, तो कॉलम की विड्थ को मैं अगर 15 सेट कर लेता हूँ, तो इन चारों की कॉलम की विड्थ सेम हो गई है। ठीक है, अब जो भी बंदा देखेगा ना, उसको ये पता चलेगा कि यार ये एक साइज़ की आ रही है। ऑल्दो कि ये आपको लगेगा कि यार ये मैंने 2 मिनट 10 सेकंड ज़्यादा ले लिए हैं। पर इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में जो बंदा आपकी रिपोर्टें देख रहा होगा, उसे पता चल रहा होगा कि यार ये बंदा जब भी रिपोर्ट भेजता है, एक अच्छे सीक्वेंस में भेजता है, और इसकी एक्यूरेटली फॉर्मेटिंग हुई होती है, ये एक्यूरेट स्पेसिंग हुई होती है, मैं आसानी से पढ़ लेता हूँ। ये ना हो रहा होगा जैसे कि ऑर्डर डेट के अंदर है, मुझे बार-बार क्लिक करके इसको भी खुला करना पड़ रहा हो, इसको भी खुला करना पड़ रहा हो, डेट मेरे से पढ़ी ना जा रही हो। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है यार, मेरे से तो पढ़ी नहीं जा रही। सही है? तो आपको चाहिए कि ये जब भी ये चीज़ें कर रहे हों, तो ये चीज़ का ख़्याल रखें कि अच्छा मैं तो कर लूँगा, ठीक है? पर जो मैं जिस बंदे को भेज रहा हूँ, क्या आया वो पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा? वो किस एज ग्रुप का बंदा है, ठीक है? उसकी, और जैसे ये देख रहे हैं, ये कस्टमर को ये नीचे गया हुआ है, ठीक है? इस तरह जब कोई देखेगा ना, वो कहेगा यार ये क्या हुआ हुआ है? इसको तो एक ये सीक्वेंस ही नहीं करना है, इसने तो रिपोर्ट में मेहनत ही नहीं की हुई है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपने इसको ख़्याल रखना है कि अगर आप कोई चीज़ जो हेडिंग्स हैं, ख़ासकर हेडिंग्स के अंदर देख लेते हैं। हेडिंग्स जो हैं, वो एक्यूरेटली स्पेस हों। अगर उनको आपने रैप किया हुआ है, ये रैप की ऑप्शन होती है, इससे आप एक लाइन को डबल 2 में मूव कर सकते हैं। अगर उनको आपने रैप किया हुआ है और वो एक्यूरेटली स्पेस हुई है, तो फिर ठीक है। पर वो इस तरह ना हुई हो, जैसे यहाँ पे कस्टमर के साथ हुआ हुआ था कि आधा जो एक वर्ड है, वो जो है वो उसकी इतने की स्पेसिंग हुई है कि आधा वर्ड पढ़ा जा रहा है, आधा निचली लाइन पे मूव हुआ हुआ है। तो इस चीज़ का काफ़ी ख़्याल रखते होते हैं। अच्छा, इसी तरह ये वाली जो ऑप्शंस हैं, ठीक है? कलर वगैरह का तो आपको पता होगा, ठीक है? बोल्ड का भी आपको पता होगा कि बोल्ड हम कर सकते हैं, इटैलिक्स में हम कर सकते हैं, ठीक है? अंडरलाइन कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये चीजें हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाली है ना, ये वाली ऑप्शंस ये बड़ी काम की होती हैं। नॉर्मली कभी भी कोई रिपोर्ट ओपन होती है ना, वो इस तरह ओपन होती है। ठीक है, उसके अंदर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट हुई होती है, टॉप लाइन। तो टॉप लाइन में मसला ये होता है कि अगर आपका ये जो रो की हाइट है ना इतनी है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये इसका साइज छोटा होता, ये इस तरह आ रही होती, ठीक है, और इसका इसका भी साइज छोटा होता फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह आ रही होती, तो जीप ना गड़बड़ सी बन जाती है। आधी लो वैल्यूज ऊपर जा रही होती हैं, आधी वैल्यूज नीचे जा रही होती हैं। तो मैं अपने एंड पे क्या प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ कि मैं अगर इनको फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ना, तो इनकी फॉर्मेटिंग में ये मिडिल लाइन वाली चूज कर रहा होता हूँ। मिडिल लाइन में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू मैं टाइप करूंगा ना, किसी भी सेल में टाइप करूंगा, वो दरमियान में ही जाएगी और सारी वैल्यूज ना एक अलाइनमेंट के अंदर आ रही हैं। देख रहे हैं, ये सारी की सारी एक अलाइनमेंट के अंदर आई हुई हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जब रिपोर्ट्स आप बना रहे होते हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी काउंट करी होती हैं और आपको दूसरों से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ों को आप ख्याल रखें कि जो एक आपकी स्पेसिंग एक्यूरेट हो, ठीक है, हर कॉलम की विड्थ एक स्पेशल सीक्वेंस में हुई हो, ठीक है, वो सारी डिफरेंट हुई हो। ये तो अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने भेजी थी, ठीक है, वो एक्यूरेटली हुई है और उसको आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को आसानी से पढ़ पा रहा है बंदा कि ये क्या चीज़ हुई हुई है। ठीक है, ये हर बंदा यहाँ पे रीड कर पा रहा है और जब डैशबोर्ड में बनाने गए हैं तो हर चीज़ एक क्लियर गई हुई है ताकि बंदा पढ़ सके कि वो क्या चीज़ उसके सामने आ रही है। ठीक है, ये इसी तरह जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को मैं हमेशा यहाँ पे मिडल में रखता हूँ। तो ठीक है, वो क्योंकि वो हेडिंग्स अगर मिडल में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर इतना खुला हो ना, तो ये दरमियान में आएगा, तो दरमियान में पढ़ना आसानी होती है। कुछ लोग उनको राइट साइड पे भी रखते हैं, पर राइट साइड पे फिर इस तरह लग रहा ये कंजेस्टेड सा हो जाता है और फिर ये ब्लैंक स्पेस ना वो अच्छी नहीं लग रही होती। तो मैं इसलिए जो है ना कोशिश ये करता हूँ कि इनको दरमियान में रखूँ। ठीक है? इसके अलावा आप इनको इस साइड पे मूव कर लेते हैं। कभी-कभार आप कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में कर रहे होते हैं जिनके अंदर आपको ये वाली अलाइनमेंट भी यूज़ करनी पड़ती है। फिर इसके अलावा ये 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? ये भी यूज़ करते हैं कुछ लोग और ये एज़ सच इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। नॉर्मली हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अपने स्पेलिंग को किस तरह रखना चाह रहे हैं, उसके लिए ये डिफरेंट होते हैं। इनको अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज़ रखना चाह रहे हैं, ठीक है? एंगल क्लॉकवाइज़ रखना चाह रहे हैं, ठीक है? उस समय भी कुछ लोग जो है ना वो कुछ रिपोर्टों में डिज़ाइन मारने के लिए नई ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। पर क्योंकि हमारी ज़्यादातर प्रोफेशनल रिपोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर हमें इनको नॉर्मल ही रखना चाहिए, ठीक है? उनको सीधा ही रखना चाहिए, उनको इस तरह के क्लॉकवाइज़ में मूव नहीं करना चाहिए। पर समटाइम्स जब हम ग्राफ या रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट हमारा जो है हॉरिज़ॉन्टल में आ रहा होता है। तो उस केस में हम जो है ये जो एंगुलर टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, ताकि पता चले कि ये या फिर उनको हम स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ठीक है? वर्टिकल टेक्स्ट इस तरह करके भी शो कर सकते हैं। पर वो ग्राफ वगैरह के लिए और उन चीज़ों के लिए होती है तब, ताकि हमारा जो है वो ग्राफ एक्यूरेटली प्रेजेंट हो सके। नॉर्मली ये ऑप्शंस जो है एंगुलर वाली हम ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। रैप का मैं बता चुका हूँ कि रैप के ज़रिए क्या होता है कि हम एक टेक्स्ट को ये जो एक लाइन में पूरा ना आ रहा हो, जितनी हमने सेटिंग रखी हो, तो हमने उसको 2 लाइनों में मूव कर सकते हैं। रैप की होगी ऑप्शंस। अच्छा, मर्ज और सेंटर। मर्ज और सेंटर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना मर्ज और सेंटर यूज़ करते हैं और मर्ज और सेंटर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ, हेडिंग मैं इसकी बनाता हूँ। ठीक है, मैं इधर से फॉर्मेट उठा लेता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट पे एंटर करके, ताकि मेरी यहाँ पे सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेनिंग ग्रुप एम, ठीक है, ट्रेनिंग ग्रुप एम। अच्छा, अब ये मैंने लिख दिया है नॉर्मल लेटर्स में। इसको अगर मैं कहता हूँ कि ये सारे के सारे अपर केस में आएँ, तो एक फ़ॉर्मूला होता है अपर का। ठीक है, अपर के फॉर्मूले से मैं सारे के सारे टेक्स्ट को अपर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। सारे के सारे अपर केस में चले जाएँगे। ये जो जो भी वैल्यू होगी वो अपर में चल जाएगी। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला होता है प्रॉपर का। ठीक है?
प्रॉपर के फॉर्मूले से क्या होता है कि सारे के सारे जो, अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह भी हुई हो ना कि एक वर्ड ऊपर हुआ हो एक वर्ड नीचे हुआ हो, तो सारों को प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहा होगा। ये देख रहे हैं, उसने सारे के सारे को ठीक कर दिया, उसकी अलाइनमेंट ठीक कर दिया। अगर स्पेस होगी तो वो स्पेस के बाद जो फर्स्ट वर्ड आ रहा होगा प्रॉपर का फार्मूला उसको बड़ा कर देगा। ये जब आप अपने कॉलम्स की हेडिंग्स वगैरह सेट कर रहे होते हैं और जब आप प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे होते हैं ना, आपको दोबारा दोबारा ये एडिट में जाके खुद मैनुअली करना पड़ रहा होता है। तो अपर और प्रॉपर का फार्मूला और तीसरा फार्मूला होता है स्मॉल। ठीक है, अपर, प्रॉपर और तीसरा फार्मूला होता है स्मॉल। ठीक है, स्मॉल के फॉर्मूले के साथ आप जो है ना सब हर चीज को, ठीक है, वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नहीं, स्मॉल का फॉर्मूला अपर, लोअर का फॉर्मूला होता है, सॉरी, लोअर का फॉर्मूला होता है जो इसको स्मॉल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये ट्रेनिंग ग्रुप एम, ये सारे के सारे लेटर्स को उसने स्मॉल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इस जगह पे क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस है वो मैं हमेशा जो है इसको हेडिंग्स को अपर फॉर्मेटिंग में रखता हूँ। उसकी रीजन ये है कि अब कैपिटल लेटर्स हों, बड़े लेटर्स हों, तो वो आसानी से पढ़े जा सकते हैं और हर बंदा आराम से पढ़ सकता है। अच्छा, ट्रेनिंग ग्रुप है। अब ये देखें, ये एक लाइन में नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि यार ये इतनी लाइंस तक आ जाए। ठीक है, तो इतनी लाइंस के लिए ना लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर क्या करते हैं, मर्ज और सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, मर्ज और सेंटर से क्या होता है कि 5 लाइनों में एक ही आ गया। या मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं या मर्ज अक्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये मर्ज अक्रॉस के अंदर ये होता है कि आप इसको किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। देखें, राइट साइड पे चाहो तो राइट साइड पे मूव कर सकते हैं, और यहाँ लेफ्ट साइड पे चाहो तो लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं, या सेंटर करें तो सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज सेल्स, या अगर आपने सिर्फ सेल्स को मर्ज करना है तो तब भी वो यूज हो सकता है। पर मर्ज की जो ऑप्शन है ना वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। आप जब फॉर्मूलाज लगा रहे होते हैं ना और आप पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करते हैं, तो मर्ज की ऑप्शन आपको पूरी की पूरी रो सिलेक्ट नहीं करने देती। ठीक है, आप कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो 5 के 5 सेल्स को ही सिलेक्ट करेगा, वो सिर्फ इस रो को नहीं सिलेक्ट करेगा। तो ये रो ज्यादातर फार्मूलाज में आप सिर्फ यही रो सिलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो उस केस में जो मर्ज और सेंटर की वो होती है वो सरदर्द बना होता है, आपको बार बार रेंज सेट करनी पड़ी होती है। तो इसके लिए जो बेहतरीन हल ये है कि आप इसको अनमर्ज कर दें। ठीक है, अनमर्ज कर दें और रैप टेक्स्ट को खत्म कर दें। फिर ये एक अलाइनमेंट की यहाँ पे एक आ रही है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। आप जब अलाइनमेंट का बटन इधर से भी जा सकते हैं, या आप कंट्रोल 1 का बटन दबा के भी अलाइनमेंट की ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। आप इससे नंबर की किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं, इन चीजों को हम बाद में देखेंगे कभी। ठीक है, अभी फिलहाल के अलाइनमेंट को कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब ये देखें, कंट्रोल 1 दबा के मैं अलाइनमेंट में आया हूँ। ठीक है, मैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर जब सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करूंगा ना, तो ये वैल्यू जो है ना विदाउट मर्ज दरमियान में मूव हो जाएगी। जितने सेल्स मैंने सेलेक्ट किए होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक सेलेक्ट किया हुआ था, मैं कंट्रोल 1 के अंदर गया, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑप्शन सेलेक्ट किया, सेंटर क्लोज सिलेक्शन किया, तो उसने यहाँ तक जितने भी जगह थी उन सारों के सेंटर में उसको कर दिया। जब मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर करूंगा तो ये विजिबल हो जाएगा क्योंकि मैंने उसका पीछे टेक्स्ट वाइट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें, आपको ये इन सब के मिड में ये चीज आ गई है, ग्रुप एम। ठीक हो गया, तो ये इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट वाली ऑप्शन में जाके सेंटर क्रॉस सिलेक्शन करेंगे तो ये ज्यादा अच्छी है। जस्टिफाई के अंदर क्या होता है कि ये जो है ना वैल्यू एक जस्टिफाई हो जाती है। ये जस्टिफाई की ऑप्शन नॉर्मली वर्ड में ज्यादा यूज होती है, क्योंकि वर्ड के अंदर ना हम लोग वो बना रहे होते हैं, वर्ड के अंदर हम जब लेटर्स बना रहे होते हैं ना, तो लाइनें आगे पीछे हुई होती हैं, तो उनको एक अलाइनमेंट के अंदर लेके आने के कि वो एक ही जगह पे सारी लाइंस खत्म हो, तो हम जस्टिफाई की ऑप्शन यूज करते हैं। तो वो जस्टिफाई की ऑप्शन वहां पे ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है कि आप राइट साइड पे करना चाहें या उसको डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे आपको वो रैप टेक्स्ट श्रिंक टू फिट, और वो श्रिंक टू फिट का मतलब ये होगा कि अगर वो आपका उस जगह पे मूव नहीं आ रहा ना, पूरा नहीं आ रहा, तो उसको टेक्स्ट को श्रिंक कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप एम एंड
ACC मेंबर्स करता हूँ तो ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है फॉर एग्जांपल, तो उसको वो श्रिंक कर देगा और वहाँ पे सेट कर देगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोबारा मैं बता देता हूँ, कंट्रोल 1 का बटन दबाएंगे, यहाँ से अलाइनमेंट में जाएंगे और ये सेंटर और क्रॉस सिलेक्शन है जिसको हम यूज करके वैल्यू को मर्ज और सेंटर का रिप्लेस यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं इसका फायदा ये है कि मैं यहाँ से जब भी सिलेक्शन करूंगा, ठीक है, और मुझे मेरा कोई भी कॉलम सिलेक्ट हो सकता है, ये नहीं होगा कि मेरे 5 के 5 कॉलम सिलेक्ट होंगे और मैं जब तेजी में फार्मूलाज लगा रहा हूँ तो वो फार्मूलाज को एक साथ मिक्स नहीं कर रहा होगा और मैं आसानी से फार्मूलाज लगा सकता हूँ। ठीक है, ये भी ऑप्शन कवर होगी। इसके अलावा ये जनरल फॉर्मेटिंग्स होती हैं कि आप इनको ये इसके लिए किसी भी टेक्स्ट को किसी भी चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज हैं, इनको मैं कहता हूँ कि यार ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये अब नंबर फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो गई हैं। अगर मैं इनको कहता हूँ यार ये किसी करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, तो ये डिफ़ॉल्ट करेंसी हमारी पाउंड सेट हुई है, तो उसमें पाउंड में कन्वर्ट हो गई है। ऐसा मैं कहता हूँ कि अकाउंटिंग के अंदर हो जाए, तो अकाउंटिंग के अंदर वो फॉर्मेटिंग में हो जाएगा। इसका मतलब जो नॉर्मल अकाउंटिंग का ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैं इसको कहता हूँ यार डेट के अंदर हो जाए, वो डेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस नॉर्मली आप लोग यूज़ कर ही रहे होते हैं। ये कंट्रोल 1 के साथ भी ऑप्शंस आ रही होती हैं और नंबर के अंदर ये आ रही होती हैं। ठीक है, अगर आप इनकी डेसिमल प्लेसेस खत्म करना चाहते हैं, यहाँ से डेसिमल प्लेसेस भी खत्म कर सकते हैं और आप पाउंड का साइन या किसी और करेंसी का, फॉर एग्जांपल मैं टर्किश लीरा का सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TRY। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, ये टर्किश लीरा मैंने सेलेक्ट किया तो ये TRL में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैं किसी भी करेंसी में इधर से जाके कंट्रोल 1 से करके अकाउंटिंग के अंदर जाके यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी कर सकता हूँ, या मैं ये जो करेंसी का ऑप्शन आ रही है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स के अंदर जाके भी मैं मुझे वही यहीं पे लेके जाएगा। ठीक है, जहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इनको परसेंटेज में क्विकली कन्वर्ट करना हो तो Alt H के बाद जब हम ये P का बटन दबाएंगे तो क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने इनके दरमियान फॉर एग्जांपल जब नंबर्स के अंदर होती है ना ये, तो इनके दरमियान कॉमास नहीं आ रहे होते, तो कॉमास लगाने के लिए ना हम ये कॉमा का बटन यूज कर सकते हैं। मगर जब हम अकाउंटिंग का फॉर्मेट यूज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कॉमा वो ऐड कर देता है, तो उससे आसानी ये हो जाती है कि हम कॉमास को यूज कर लेते हैं। नॉर्मली क्वांटिटी जब क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी की कोई करेंसी नहीं होती, तो उसके लिए हम किसी भी चीज की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो हम नंबर यूज कर रहे होते हैं। जब उसकी डॉलर वैल्यू या उसकी करेंसी वैल्यू हम कर रहे होते हैं, तो तब हम अकाउंटिंग का फॉर्मेट यूज करते हैं, फिर उसके लिए हम नंबर का फॉर्मेट नहीं यूज करते। ठीक है, अच्छा ये जो है वो जीरोस को कम करने के लिए और ज्यादा करने के लिए यूज होते हैं, वो तो आपको अंदाजा होगा कि डेसिमल प्लेसेस को हम यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पर जब क्योंकि हम ज्यादातर इनको सारों को एडिट करने के लिए कंट्रोल 1 से जाके ये अकाउंटिंग वाली ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम यहीं पे जाके इनकी डेसिमल प्लेसेस सेट कर लेते हैं कि यार ये डेसिमल प्लेसेस 2 पे हो, यहाँ पे कोई भी डेसिमल प्लेस ना मुझे शो करे। ठीक है, वो यहीं से कर लेते हैं। और किसी भी कॉलम को हमने अगर कहते हैं कि यार ये परसेंटेज में आने चाहिए, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है जैसे हमने किया है। और अगर हमने इसको दोबारा नंबर में करना है तो हम इसको नंबर में कर देंगे, और यहाँ पे जाके दोबारा नंबर में जाके हम इसकी डेसिमल प्लेसेस 0 कर सकते हैं। वही चीज़ होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाद में देखेंगे, एक बहुत एडवांस चीज़ है। फॉर्मेट टेबल ये भी बाद में देखेंगे, ये भी एडवांस है। सेल स्टाइल्स, आप सेल्स को किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये खेलने वाली चीज़ है। ठीक है, इसको जब आप कर रहे होते हैं काम, तो कुछ सेल्स को आपने कहना होता है कि यार ये प्रॉब्लमेटिक है, तो आप उनको बैड कर सकते हैं। कुछ को आप मैनुअली गुड कर सकते हैं और कुछ को अगर न्यूट्रल शो करना हो तो यहाँ पे न्यूट्रल शो कर सकते हैं। अगर किसी का, तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये लोग ये ऑप्शंस ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, पर जब एडवांस रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, जो आपने बोर्ड वगैरह को प्रेजेंट करनी होती हैं, तो फिर आप ये सेल स्टाइल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप ना डिफरेंट कलरिंग स्कीम लगा रहे होते हैं कि जिसके अंदर एक वैल्यू को आपने अगर वो मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो एक को आपने एक कलर दे देना है, दूसरे को आपने ये कलर दे देना है, तीसरे को ये दे देना है और चौथे को ये दे देना है। तो इस तरह वो वैल्यूज है ना एक खूबसूरत सी बन जाती हैं, पर वो नॉर्मली यूज़ नहीं हो रही होती। तो सेल स्टाइल्स आप ग्राफ वगैरह में या वो पिवट टेबल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी वैल्यूज है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, पर वो एडवांस्ड रिपोर्टिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं। इंसर्ट की ऑप्शन, आपने कोई भी सेल वगैरह इंसर्ट करना है,
ठीक है, तो नॉर्मली हम कंट्रोल प्लस से कर रहे होते हैं, पर कंट्रोल प्लस के अंदर ये ऑप्शंस आ रही होती हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि हम ऑल्ट एच, ऑल्ट का मैंने बताया था ना कि ऑल्ट से आपके सारे फार्मूलाज यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। आपने अगर किसी भी आगे ऑप्शन में जाना हो, फॉर एग्जांपल होम में जाना हो, तो आप एच का बटन दबाएंगे तो इस ऑप्शंस में आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तो वो आई से मुझे बता रहा है कि आई से मैं इंसर्ट कर लूँ। ठीक है, आई से अगर मैं सिर्फ सेल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आई का बटन दबाऊंगा, सेल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं आर का बटन दबाऊंगा तो रो एंटर हो जाएगी। अगर मैं सी का बटन दबाऊंगा तो वो कॉलम ऐड कर देगा। इसी तरह अगर मैं, ठीक है, अगर मैं कोई शीट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहीं से मैं एस का बटन दबाऊंगा तो वो शीट इंसर्ट हो जाएगी। पर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, फिर एच की ऑप्शंस में जा रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये आई आई आ रही है, तो आई को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये कीज आप जब आप रेगुलरली इस प्रैक्टिस पे चल रहे होते हैं ना, तो ये कीज आपके हाथ में बैठ जाती हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आप ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कोई भी चीज़ है, इसका मैं रैप टेक्स्ट खत्म करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं आँख देखे बगैर ही ऑल्ट एच डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये रैप टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। और मैंने जब रैप लगाना होगा, ऑल्ट एच डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये रैप हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्योंकि इतनी तेजी में आपका हाथ बैठ चुका होता है, आपको बटन याद होते हैं, तो वो आप ये ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट की थी। इसी तरह डिलीट भी, कोई भी चीज़ मैंने डिलीट करनी हो, या मैंने सेल्स को डिलीट करना हो, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सेल्स को डिलीट कर सकता हूँ, एक सेल को डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं ये ऑल्ट एच डी आर दबाऊंगा तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी, और अगर सी दबाऊंगा तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यूज हो रही थी। अब फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। फॉर्मेटिंग का मैंने थोड़ा सा पहले आपको आइडिया बताया था कि फॉर्मेटिंग को हम किस तरह कर सकते हैं कि अगर मैंने किसी भी कॉलम की हाइट सेट करनी है, तो मैं ऑटो फिट कर सकता हूँ। ठीक है, यहीं से ऑल्ट एच ओ के आगे मैं दिखाता हूँ, ए का बटन दबाऊंगा तो हाइट सेट हो जाएगी, ऑटो फिट हो जाएगी। अगर मैं आई का बटन, ये आई का बटन आ रहा है, आई का बटन दबाऊंगा तो वो ऑटो कॉलम को फिट कर देगा। ठीक है, आपको ये डबल क्लिक माउस से नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से बैठे बैठे उन सारों को सेट करे होंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर मैं रो की हाइट अपनी मर्जी से करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार ये मेरी जो हेडिंग है ना, यार ये बहुत छोटी आ रही है, इसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैं फॉर्मेट में जाके इसकी रो की हाइट जो है ना 40 रख सकता हूँ। ठीक है, मैं 40 रख दूंगा। या फिर मैं इसको कहता हूँ यार इसकी कॉलम की विड्थ बहुत कम आ रही है, इसकी कॉलम की विड्थ 15 होनी चाहिए, तो ये 15 मैं इसकी रख दूंगा। मैंने बताया था कि ये हम जैसे ये 4 कॉलम है, ये चारों कॉलम रिलेटेड है, उन सब की जो हाइट और वो है वो सेम होनी चाहिए। तो इनको मैं जाऊंगा ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू कॉलम विड्थ मैं इनकी सिलेक्ट करूंगा, और इन सारों को मैं 15 पे करूंगा, तो ये सारी की सारी 15 विड्थ पे आ जाएगी, और इन सारों के पिक्सल वगैरह सेम हो जाएंगे। तो ये भी हमारा एक एक्यूरेट फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। इसके अलावा ये ऑटो सम का फॉर्मूला है। हम कहीं पे भी यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस करके भी ऑटो सम का सॉरी ऑल्ट प्लस करके भी ऑटो सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और ऑल्ट इक्वल टू करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट इक्वल टू से सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम दूसरा तरीका यह है कि ऑल्ट एच, ये ऑटो सम आ रहा है, यू यू का बटन प्रेस करें और आगे हमें ऑप्शन देकर के एस की, तो हम वो भी दबा सकते हैं। तो ऑल्ट एच यू का फायदा ये है कि हमने अगर एवरेज भी करना हो तो हम तब एवरेज का भी लगा सकते हैं। ठीक है, ए का बटन दबा के, और अगर हमने काउंट करना हो तो हम सी का बटन दबा के काउंट भी कर सकते हैं, और फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी सिलेक्ट करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो होता है, मैं जो हूँ, क्योंकि मैं ये ऑल्ट एच वाली ऑप्शन भी यूज कर रहा होता हूँ, मैं दोबारा कीज में घुस नहीं रहा होता, तो मैं ऑल्ट एच यू एस सी दोबारा होता हूँ, ताकि जो है ज्यादा आसानी से वो सम का फॉर्मूला लग जाए। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला वो भी इधर से आ जाता है। ठीक है, और एवरेज का फार्मूला वो ये चीजें आपको पता ही होंगी कि सम का फार्मूला क्या होता है, ऑल्ट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, काउंट नंबर से क्या होता है कि वो नंबर बताया था कि कितने नंबर्स हैं। ये सिंपल सिंपल फार्मूले, इनके ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिल, फ्लैश फिल वगैरह ये जो है, ये हम इनको दोबारा कवर कर लेंगे बाद में। ठीक है, क्लियर, किसी भी फॉर्मेटिंग को हमने क्लियर करना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, मैं कहता हूँ यार इसकी ये फॉर्मेटिंग नहीं ठीक, मैं क्लियर की ऑप्शन में जाऊंगा, क्लियर ऑल करूंगा, तो ये सारी की सारी इसके ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी। ठीक है,
अगर मैं इसको ब्लैक करूँ तो ये शो हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक, वैल्यू भी डिलीट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया था ऑल्ट एच ई एफ करूंगा तो ये वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, इसकी फॉर्मेटिंग भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसका, जो भी फॉर्मेटिंग होगी। मैं इस कहता हूँ ये इसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर कर दे तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग भी क्लियर कर देगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये इसके जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स खत्म कर दे तो वो जो नंबर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट को खत्म कर देगा। इसी तरह अगर मैंने कोई कमेंट्स वगैरह डाले हुए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ ये राइट का क्लिक बटन दबा के ना मैं यहाँ पे न्यू कमेंट्स डाल सकता हूँ। ये भी बड़े अच्छी ऑप्शन होती है जहाँ पे हम रिपोर्टिंग पे 3-4 लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं ना एक फाइल पे, और मुझे मैनेजर से कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं उसे कहता हूँ कि बिफोर लॉकडाउन, ठीक है, बिफोर, दोबारा बताता हूँ, राइट साइड पे जाके न्यू कमेंट में गया, यहाँ तो मैंने नोट ऐड कर दिया, नोट इस तरह से आ जाता है, मुझे नोट अच्छा नहीं लगता इसलिए यहाँ मैं न्यू कमेंट करके कमेंट ऐड कर दूंगा। अच्छा, इसको अनम्यूट कर देंगे, सॉरी, न्यू कमेंट में जाके, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी कमेंट डालना हो, ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट डाल लेता हूँ कि दिस इज बिफोर कोरोना लॉकडाउन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि कोरोना वायरस आया था, उससे पहले जो कोरोना लगा था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ये डल गया, उसका मुझे अ, अगर वो मुझे कहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ नोट कर लिया, तो वो यहाँ पे कह सकता है, वो रिप्लाई करेगा नोटेड, तो यहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन आ जाएगी, ये मेरा रिप्लाई है, ये उसका रिप्लाई है, और यहाँ पे मैं अपना भी रिप्लाई चेंज कर सकता हूँ और वो अपना भी रिप्लाई चेंज कर सकता है। ठीक है, वो मेरा रिप्लाई नहीं चेंज कर सकेगा। ठीक है, मैं ये पूरी की थ्रेड को डिलीट भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्लियर में जाके क्लियर कमेंट्स और नोट्स करता हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे भी जाके क्लियर कमेंट्स और नोट्स करूंगा तो वो भी हो जाएगा। कुछ जगहों पे हाइपर लिंक्स लगे होते हैं, आप रिपोर्टें निकालते हैं तो मतलब नेट से कोई रिपोर्ट निकालते हैं ना, उसके अंदर वायरस वगैरह की रिपोर्ट्स का खतरा होता है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए का बटन दबा के सारी शीट को सिलेक्ट कर लें एक दफ़ा, और यहाँ पे क्लियर की ऑप्शन जाके ना क्लियर हाइपरलिंक्स कर लें, ताकि जो आपने नेट से रिपोर्ट डाउनलोड की है ना, उसमें अगर कोई बाहर का लिंक लगा हुआ है और किसी सेल पे कोई ऐसा लिंक लगा हुआ है जिसके अंदर वायरस वगैरह हो सकता है, तो आप हाइपरलिंक को उड़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं, उनको बड़ा वो होता है कि वो ना दूसरी रिपोर्ट्स के साथ अपनी शीट्स को लिंक करना बड़ा पसंद करते हैं, तो वो हाइपरलिंक्स लगा देते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक लगाने का यहाँ से तरीका होता है कि ये राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक करेंगे, तो आप या तो किसी वेबसाइट के साथ लिंक लगा देंगे, ठीक है, या फिर कोई आप डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, या किसी कोई आपका मैनुअल लिंक है जिसके साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से आप फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे फाइल पड़ी है, यहाँ से वैल्यू उठा ले, तो वो यहाँ से कोई वैल्यू होगी वो इसके साथ लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइपर लिंक भी जो है आपकी ऑप्शन यूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी दूसरी शीट है, उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, तो ये मैं इसके साथ यहाँ पे लिंक लगाता हूँ, तो ये हाइपर लिंक लग गया है। ठीक है, इसको मैंने क्लियर करना हो तो मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ यहाँ पे हाइपर लिंक। ठीक है, तो हाइपर लिंक नॉर्मली जो होता है वो अ, मतलब कि हम यूं क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे जाके क्लियर के ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दिखा भी देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ऐड कर जाता हूँ क्विक इन्फो को, ठीक है, यहाँ पे हाइपर लिंक लगा देता हूँ, कॉपी किया, ठीक है, अभी इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्विक इन्फो खुल जाएगी। इसकी मैं फॉर्मेटिंग भी रिमूव कर दूंगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसको मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल इसकी फॉर्मेटिंग नॉर्मली कर देता हूँ, फॉर्मेट पे एंटर करके ना यहाँ पे फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट कर दी ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे हाइपर लिंक लगा हुआ है। देख रहे हैं, कोई पता नहीं चला फॉर्मेट, ये माउस का बटन बनेगा तो आपको पता चलेगा यार ये इसके ऊपर क्लिक इन्फो पे लिंक लगा हुआ है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्लिक इन्फो पे लिंक लगा हुआ है।
तो उस केस के लिए ना आप ये क्लियर हाइपरलिंक करेंगे तो वो हाइपरलिंक क्लियर हो जाएगा वैल्यू के ऊपर से। हाइपरलिंक नॉर्मली हम यूज भी करते हैं जब हम करेंसी का कोई रेट उठाते हैं, किसी करेंसी का रेट उठाते हैं, उसके लिए हम हाइपरलिंक यूज करते हैं, क्योंकि हमें बताना होता है कि यार ये करेंसी का रेट हमने कहाँ से उठाया है। इसी तरह कोई हम पब्लिकेशन उठाते हैं नेट से, ठीक है, कोई पीडीएफ की फाइल उठाते हैं, तो उस केस में भी वो हमें सोर्स जहाँ पे बताना पड़ जाए ना कि ये किस सोर्स से हमने डाटा उठाया है, जहाँ पे हम एडवांस रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, तो उस केस में हम हाइपरलिंक्स खुद से भी लगा रहे होते हैं। हाइपरलिंक का फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब फिल्टर की ऑप्शन है। फिल्टर आपने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज एक हेडिंग के अंदर आ रही है, तो आप फिल्टर लगा लेते हैं। ठीक है, और फिल्टर के जरिए आप वैल्यूज को किसी भी तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनवॉइसेस है, इनवॉइसेस का नंबर आ रहा है, इससे रहने देता हूँ। ठीक है, दोबारा बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा, अब ये देखें, मैंने फिल्टर लगाया है, सारी वैल्यूज पे लगाया है, पर मैंने सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट की थी। हेडिंग के नीचे वैल्यू आ रही है, उसके नीचे स्पेस है, तो उस फिल्टर ने ना ये स्पेस वाली वैल्यू को नहीं उठाया। तो इसलिए बेहतर तरीका ये होता है कि जब आप फिल्टर लगा रहे होते हैं ना, तो जितनी वैल्यूज पे आपने फिल्टर लगाना है ना, उन सारों को सिलेक्ट करके ऑल्ट एच एस, और जब एफ करेंगे तो वो फिल्टर उन सारी वैल्यूज पे लग जाएगा। ठीक है, ये देखा, अब ये फिल्टर उन सारी वैल्यूज पे लग गया है। अब मैं कहता हूँ कि यार ये मैं इनवॉइस डेट के साथ इसको सॉर्ट कर दूं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करूंगा तो ये न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट हो जाएगा। अगर मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करूंगा तो ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो इनवॉइसेस नंबर है वो टॉप पे आने चाहिए, तो मैं इनको स्मॉलेस्ट टू ओल्डेस्ट करूंगा तो वो, इससे क्या हुआ कि हमारा डाटा जो है वो मैनिपुलेट करना आसान हो गया है। पर फिल्टर लगाते हुए एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जितने सेल्स पे रिलेटेड एक वैल्यू से रिलेटेड वैल्यूज हैं वो सारे के सारे वैल्यूज पे फिल्टर लगाना है। वरना आपने क्या किया, मैंने इसको फिल्टर को क्लियर करता हूँ, ऑल्ट एच एस सबसे फिल्टर पूरा क्लियर किया। ठीक है, मैंने सिर्फ इतनी वैल्यूज को किया, इन पे मैंने फिल्टर लगाया। ठीक है, और मैंने अब ये इस वैल्यू को नोट करना, मैंने सिर्फ इनको सॉर्ट किया ना, ये वैल्यूज नहीं चेंज हुई, सिर्फ ये वैल्यूज चेंज हुई। फिर मैंने इनको सॉर्ट किया, ये वैल्यूज चेंज होगी पर ये नहीं चेंज हुई। तो इससे क्या होगा, आपकी रिपोर्ट जो है ना गलत हो जाएगी। तो ये याद रखना है कि जब भी फिल्टर लगाना है ना, फिल्टर जितनी वैल्यूज को के ऊपर आपने फिल्टर लगाना है और जोन सी वैल्यूज पे लगाना है उधर जाके आपने फिल्टर लगाना है। इसमें काफी ज्यादा लड़के जो है ना मिस्टेक कर लेते हैं उनको। अब जैसे ये देखें, ये एक लिंक लगा हुआ है, ठीक है, इस लिंक को भी क्लियर कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, किसी शीट से लिंक लगाओ ना, जैसे ये भी लुकअप लगा हुआ है, उस केस में आपको नहीं पता चल रहा कि लिंक कहाँ पे लगा हुआ है, और इस लिंक को आप खत्म करना चाह रहे हैं, तो आप इसको कॉपी कर लें इन सारी वैल्यूज को, और इनको वैल्यू पेस्ट कर लें। वैल्यू पेस्ट करेंगे ना तो इस शीट का लिंक ही खत्म हो जाएगा, जिस शीट के साथ ये लिंक लगा हुआ है ना वो खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने देखा है आपने कि मैंने वो जो लिंक लगा हुआ था दूसरी शीट के साथ वो मैंने खत्म कर दिया वैल्यू पेस्ट करके। दोबारा बताता हूँ मैंने कॉपी किया, इसके ऊपर दूसरी शीट से लिंक लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये किसी और के पास जाएगा, ये लिंक नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास ये फाइल नहीं पड़ी होगी, तो मैं इसको वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, ये वी से करूंगा तो ये वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, लिंक खत्म हो जाएगा और ये वैल्यू पेस्ट हो जाएगा डाटा। सही हो गया। ठीक है, ये फिल्टर से बात निकली थी तो ये चलो अच्छी चीज होगी कि ये मैंने बता दिया इसका। ठीक है, फिल्टर अच्छा, फिल्टर आपने लगा लिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल जनवरी का डाटा सेलेक्ट कर लिया है। अब आप कह रहे हैं कि मैं फरवरी का डाटा जल्दी से क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो यहीं पे क्लियर फिल्टर की ऑप्शन आती है, जिसको ऑल्ट एच एस सी का बटन दबाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। नॉर्मली लोगों को जाके वो उनको समझ नहीं आती ये कि वो ये किस तरह क्लियर कर सकते हैं, तो वो मैन्युअली माउस से कर रहे होते हैं। तो ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि आप ऑल्ट एच एस सी दबाएं तो वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, फाइंड की ऑप्शन आ गई। ठीक है, फाइंड का पता होता है, कंट्रोल एफ से भी फाइंड आ जाता है। ठीक है, हमने कोई भी चीज फाइंड करनी हो, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन हमने फाउंड करना हो, तो हम क्लिक करेंगे तो हमें लॉकडाउन पे ले जाएगा। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आगे और भी हैं कि मैं कहता हूँ कि यार ये
सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता दे कि लॉकडाउन है, इसको ही रिप्लेस कर दे। इस वैल्यू को जहाँ पे लॉकडाउन आ रहा है उसको ये कोरोना से रिप्लेस कर दे। ठीक है, कोरोना लॉकडाउन। फॉर्मेटिंग जो मैं इसको बताऊंगा उसी फॉर्मेटिंग में हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ तो एक चीज रिप्लेस होगी। अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। अच्छा, ये हो गया। ये रिप्लेस ऑल से हम डिफरेंट चीजें मालूम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स के अंदर सर्च करे तो वो कॉलम के अंदर सर्च कर लेगा। अगर मैं उसे कहता हूँ रोज के अंदर सेलेक्ट करे तो वो रोज के अंदर कर सकता है। एक चीज इसके अंदर होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था ना यहाँ पे ये ग्रुप का फॉर्मूला लगा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये दूसरी शीट से फॉर्मूला लगाया था इसका। ठीक है, ये किसी भी चीज का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मैं शीट खोलता हूँ, मुझे बार बार वो एक्सेल ना एरर देगा, यार इस शीट के ना लिंक लगे हुए हैं दूसरी शीट के साथ, मुझे नहीं समझ आ रही होगी कि कहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं कंट्रोल F से दबाऊंगा, फाइंड में जाऊंगा। ठीक है, इस वाले फाइंड में जाऊंगा, यहाँ पे इस तरह मेरे पास आएगी ना। तो मैं इसके अंदर दबाऊंगा बटन .xl का। ठीक है, .xl का बटन दबा के ऑप्शंस में जाके सर्च वैल्यूज विद इन वर्कबुक करूंगा। तो जहां जहां पे किसी दूसरी एक्सेल शीट के साथ फॉर्मूला लगा होगा वो मुझे बता देगा कि उस शीट के अंदर ये फॉर्मूला इस जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम उस एक्सेल की शीट को ये फॉर्मूला सर्च कर पाएंगे। ठीक है, और जब हमें पता चलेगा ये दूसरी एक्सेल की शीट में फॉर्मूला लगा हुआ है तो उस वैल्यू को हम कॉपी करके दोबारा वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पेस्ट की एक चीज याद रखनी है कि वैल्यू पेस्ट जो है ना, फिल्टर डाटा के ऊपर वैल्यू पेस्ट नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वैल्यूज कॉपी की है ना, और यहाँ पे मैं सिर्फ अब मैं पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू पेस्ट हो गया है, पर इसने दूसरी वैल्यूज पे भी पेस्ट कर दिया है, बाकी वैल्यूज को भी चेंज कर दिया जिसके अंदर जो सिलेक्टेड नहीं थी। तो इसलिए वैल्यू पेस्ट करते हुए ध्यान रखना है कि डाटा जो है आपका फिल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार डाटा सेट जब आपका बड़ा होता है तो वैल्यू पेस्ट की ऑप्शन वो एक्सेल अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि उसके नीचे डाटा आ रहा होता है। ठीक है, और आपका वो फिल्टर के अंदर नहीं होता, तो वो एक्सेल आपको एरर देता है कि यार ये चीज वैल्यू पेस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारा अभी तक फिलहाल के लिए होम की ऑप्शन सारी की सारी डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने एक दो फॉर्मूलाज और बताए थे, राइट, लेफ्ट और मिड, वो भी आज हम कवर कर लेते हैं। बाकी वो 3-4 मिनट में कवर हो जाएंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे। आप कहते हैं कि यार ये मेरे पास कोई सेल है, ठीक है, अंदर जिसके अंदर से आपको सिर्फ चाहिए वैनगार्ड चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं मेरे पास सिर्फ वैनगार्ड आए, तो आप, या इसके अलावा कोई और भी मसला हो सकता है, जैसे कि ये है ना ACSL। आप कहते हैं इसके अंदर सिर्फ मुझे ACSL चाहिए और ACSL के 4 कैरेक्टर हैं। आप लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, लेफ्ट। ठीक है, उस जिस सेल पे लगा रहे हैं उसको सिलेक्ट करें, और जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में वो वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 पे आ रही है, तो वो 4 आप दबाएंगे तो वो लेफ्ट पे आपको सिर्फ खाली एक ACSL दे देगा। ठीक है, आप इसके अलावा आप कहते हैं कि मैं पहले 6 वर्ड उठाना चाह रहा हूँ, तो 6 के 6 वर्ड आपको उस सेल में से फर्स्ट निकाल के दे देगा। इसी तरह इस केस में मैं अगर वैनगार्ड के मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एसेट चाहिए। ठीक है, इसमें जो एसेट आ रहा है ना वो वर्ड चाहिए, तो मैं मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा। मिड का फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि मिड का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है लेफ्ट वाले से। इसके अंदर मैं लेफ्ट मिड का फॉर्मूला जब लगाऊंगा, ये हमें साथ साथ बता भी रहा होगा। ठीक है, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, वो मुझे बताएगा मिड का नंबर आप किस वैल्यू से उठाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में स्पेस है और 9वें नंबर पे मैं एसेट उठाना चाह रहा हूँ। मैं उससे बताऊंगा 9 में मैं उठाना चाह रहा हूँ, और वो पूछेगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप उठाना चाह रहे हो। मैं उससे कहता हूँ मैं 5 कैरेक्टर्स, एसेट के वर्ड में 5 कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो मैं उससे कहता हूँ 5 उठा दे, तो वो मुझे 5 कैरेक्टर्स दे देगा। पर मैंने यहाँ पे इसको 10 करूंगा तो वो उठाएगा। ये देखिए उसने एसेट 10th नंबर पे एसेट आ रहा था, उसने 10 से लेकर आगे जो 5 कैरेक्टर्स हैं वो उठा लिए हैं। इसी तरह मैं उससे कहता कि यार ये इस जो वैनगार्ड से आगे जितने भी वैल्यूज है ना वो सारे के सारे कैरेक्टर्स उठा ले, तो मैं
फॉर एग्जाम्पल 20 कहता तो वो जितने भी कैरेक्टर्स थे उसने सारे के सारे उठा लिए, ऐसे सर्विस लिमिट उठा लिया। इसी तरह मैं अगर इसी वैल्यू में से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड उठाना चाह रहा हूँ तो मैं राइट का बटन दबाऊंगा और ठीक है, जैसे लेफ्ट का फॉर्मूला था वो लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स उठा रहा था, इस केस में ये राइट साइड से उठा रहा है। तो ये लिमिटेड का बटन, लिमिटेड की 3 नंबर्स हैं तो वो यहाँ से लिमिटेड का उठा लेगा। ठीक है, ये देखा है, ये लिमिटेड का उसने यहाँ से वैल्यूज उठा ली हैं। मैंने क्विकली जब सेल्स में मूव करना होता है ना, मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ। कंट्रोल के बटन से मैं किसी भी सेल के आखिर में और शुरू में जा सकता हूँ। ठीक है, और मैंने जब क्विकली चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है ना, मैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट का बटन दबाता हूँ या लेफ्ट का बटन दबाता हूँ, डाउन का या अप का, तो क्विकली मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, पूरी रेंज को भी मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो पूरी रेंज को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबा के और बाकी एरोज का बटन दबा के। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है बजाय इसके कि मैं कंट्रोल शिफ्ट ये शिफ्ट प्लस प्रेस करूँ या फिर मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊँ। उससे क्या होता है पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है, मैं रोज को नहीं सेलेक्ट करना चाह रहा, मैं सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के लेफ्ट राइट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये तरीका था ना लेफ्ट राइट और मिड का फॉर्मूला लगा के। एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है, कंट्रोल ई वाला, वो वाला हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। एक चीज हमें याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस है ना और हमें नहीं पता चल पा रहा कि यार ये किधर स्पेसेस आ रही हैं। ठीक है, एन पे, और एन पे कुछ वैल्यूज आई हुई हैं। ठीक है, एक एक वैल्यू ऐड करता हूँ सिर्फ। ठीक है, ठीक है, और ये अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये वाली जो वैल्यूज है ना ये तंग कर रही हैं और मैं इन वैल्यू से गेट rid होना चाह रहा हूँ। किधर मैंने तो नहीं लिखा जाना था। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा कि एरर्स कहाँ पे आ रही है, तो आप इसके अंदर ना इस केस में राइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। राइट का फॉर्मूला जब यूज करेंगे ना, ठीक है, और यहाँ पे उसको राइट और उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएंगे कि यार मैं पहले 3 कैरेक्टर्स में चेक करें कि कहाँ पे है। यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे आखिरी कैरेक्टर क्या है। आखिरी कैरेक्टर अगर एम्प्टी आ रहा है ना, मतलब 1 अगर एम्प्टी आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर इन वैल्यूज के अंदर स्पेस है, और इन अगर बाकियों के अंदर ए और एक्स आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी एरर है। एंड पे डी आना चाहिए जो करेक्ट वैल्यूज हैं। तो उस केस में क्या होगा, मैं मैन्युअली इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लूंगा और इनको जाके ठीक कर दूंगा। ठीक है, ये राइट और लेफ्ट की ऑप्शंस इसलिए बहुत ज्यादा काम पे आती हैं कि कभी कभार आपको नहीं पता चल रहा होता कि इस टेक्स्ट के अंदर कहाँ पे एरर है और किस किस डिजिट में एरर है, तो आप यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेलेक्ट एक्स सेलेक्ट करेंगे और जाके यहाँ पे एक्स मूव कर देंगे तो आपकी सारी वैल्यूज एक ही फॉर्मेट में आ जाएंगी। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, एक फॉर्मूला होता है LEN का। LEN से ना हम लोग एक टेक्स्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया, 28 डिजिट्स होने चाहिए एक टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चल गया। पर यहाँ पे हमें बता रहा है कि यार ये 28 डिजिट्स हैं, पर जो नॉर्मल वैनगार्ड एसेट सर्विसेज है उसके अंदर तो 27 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब ये वाले जो हैं इसके अंदर दो डिजिट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं और इसके अंदर एक डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है। और अब मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैन्युअली एक एक को जाके मैं सेट कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके एक कॉलम ऐड करूंगा। ठीक है, सी का बटन दबाया, मैंने एक फॉर्मूला लगाया लेफ्ट का। ठीक है, मुझे पता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 27 ही है। ठीक है, पर वो वहां से कितने उठा रहा है, और जो स्पेसिस और बाकी चीजें आ रही हैं वो लेफ्ट राइट साइड पे आ रही हैं, लेफ्ट साइड पे नहीं आ रही। अब मुझे कंफर्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ पे सिंपली 27 लिखूंगा और मेरे पास वो सारी की सारी वैल्यूज करेक्ट उठा लेगा वैनगार्ड लिमिटेड। और वो सारा का सारा जैसे कि उसने देखा है कि आपने उसने करेक्ट उठा लिया, इसी को उठा के मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके मैं वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, जिससे ये मेरा सारा का सारा डाटा ठीक हो जाएगा। राइट साइड पे सारों के एंड पे डी आ रहा होगा और ये मुझे एलियन बता रहा होगा कि सबके सब 27 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ये चीज आप सबको समझ आ गई है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अभी तक जो सेशन हुआ है वो आप लोगों को समझ आया, उसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई परेशानी है?
कोई चीज़ आप चाह रहे हैं जो रिपीट कर सकूं वो मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, और अभी मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर देता हूँ, अल्लाह करे रिकॉर्डिंग हो जाए।